हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ल्यूकेमिया। बट ल्यूकेमिया पढ़ने से पहले हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम अपने टॉपिक पे पहुंचेंगे ल्यूकेमिया पे। तो चलिए इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको फिर से इसका रिकैप दे देते हैं कि पॉलीसाइथेमिया होता क्या है, भूलना नहीं है ना, इसीलिए। तो स्टार्ट करते हैं पॉलीसाइथेमिया। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आरबीसी का मेन काम क्या होता है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब क्या होता है ना। अगर मैं बात करूं तो हमारे बॉडी में, अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, और उस ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा होते हैं। और इन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया एक कंडीशन पॉलीसाइथेमिया जो हम पढ़ने वाले, ये कंडीशन क्या है? ये एक हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके बारे में हम समझेंगे। हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक लेकर जाना या फिर कैरी करना, है ना। डिफरेंट मतलब आरबीसी क्या काम करती है? आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स तक ले जाना और फिर बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक कैरी करना। अब अगर किसी पर्सन को के ब्लड में आरबीसी की टोटल क्वांटिटी या रेड ब्लड सेल मास नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए और उसके साथ हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट भी इंक्रीज़ हो जाए, तो इस कंडीशन को मेनली ब्रॉडली पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में ब्लड रिलेटिवली ज़्यादा कंसनट्रेटेड और विस्कस हो सकता है, इसीलिए ब्लड क्लॉट यानी थ्रोम्बोसिस का रिस्क इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है, ठीक है। ये थी आपकी इंट्रोडक्शन। अब आते हैं आपकी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? पॉलीसाइथेमिया इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ एन इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल और यूजुअली एसोसिएटेड विद इंक्रीज हीमोग्लोबिन एंड हीमोक्रिट। मतलब जब बॉडी में आरबीसी मास नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया मीन्स क्या होता है? बॉडी में ब्लड की अमाउंट यानी कि आरबीसी का अमाउंट ज़्यादा हो जाना, ठीक है, जिसके रिजल्ट में हीमोग्लोबिन और हीमोक्रिट इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हीमोग्लोबिन और हीमोक्रिट भी इंक्रीज़ होती है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है जिसे हमें याद रखना भी ज़रूरी है। हर इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन को पॉलीसाइथेमिया वेरा नहीं बोलते। हमें पहले उसका अंडरलाइंग कॉज आइडेंटिफाई करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये पॉलीसाइथेमिया कॉज हुआ है या फिर ये डिजीज़ है। तो इसके टाइप्स भी हमने देखे थे। इसके टाइप्स थे, पॉलीसाइथेमिया को हम मेनली 3 मेन टाइप में समझते हैं, ठीक है। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया और रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया में इसमें प्रॉब्लम डायरेक्टली बोन मैरो में होती है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? डायरेक्टली बोन मैरो में होती है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जैसे पॉलीसाइथेमिया वेरा, ठीक है, पीवी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, इसमें बोन मैरो की प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें क्या होता है? बोन मैरो की कोई प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं होती, किसी दूसरी कंडीशन की वजह से एरिथ्रोपोइटिन यानी EPO, जिसको एरिथ्रोपोइटिन की शॉर्ट फॉर्म है, ये इंक्रीज़ होता है। क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज़ होता है और बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? इंक्रीज़ होता है और बोन मैरो को क्या करता है? हाँ, तो हम पढ़ रहे थे सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में होता है
कि इसमें बोन मैरो की प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन किसी दूसरी कंडीशन की वजह से एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से आरबीसी जो बोन मैरो में होता है, बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया। तो रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया क्या है, इसमें एक्चुअल आरबीसी मास नेसेसरली इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ नहीं होती है, इंस्टेड प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे ब्लड कंसनट्रेटेड लगता है, ठीक है। तो इसका सिंपल एक ट्रिक मैं बता दूं, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया बोन मैरो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, हाइपॉक्सिया हो जाता है या फिर एरिथ्रोपोइटिन प्रॉब्लम होती है। और रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया यानी कि इसमें प्लाज्मा कम होता है, इसमें आरबीसी इंक्रीज़ नहीं होती, इसमें प्लाज्मा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने जाना था। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में आपका था सबसे पहले एबनॉर्मली बोन मैरो प्रोलिफरेशन होता, पहले क्या होता है, जैक2 एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद बोन मैरो प्रोलिफरेशन होता है, देन उसके बाद आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में कि ये प्राइमरी में था और अब सेकेंडरी में है, हाइपोक्सिया होता है जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज़ हो जाती है, और फिर बोन मैरो स्टिमुलेशन होता है, बोन मैरो को स्टिमुलेशन मिलता है क्या करने के लिए, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया। तो इसमें फ्लूइड लॉस होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब जब एक्चुअल आरबीसी मास इंक्रीज़ करता है तो आरबीसी इंक्रीज़ होती है, उसकी वजह से एचबी इंक्रीज़ हो जाती है, फिर इसकी वजह से क्या होती है, जब एचबी इंक्रीज़ होती है तो हीमोक्रिट भी इंक्रीज़ हो जाता है, देन ब्लड वेलोसिटी भी, विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज़ होने से ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है, ठीक है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, इसी वजह से पॉलीसाइथेमिया क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स हेडेक, डिजीनेस, वीकनेस, फटीग, विजुअल डिस्टर्बेंस, टिनिटस, फेशियल प्लिथोरा और ईचिंग होती है, हाइपरटेंशन होता है और स्प्लेनोमेगाली होता है, ठीक है। ये सब इसकी वो थी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्लिनिकल फीचर्स थे। नेक्स्ट आपका था डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, मतलब डायग्नोसिस तो लेबोरेटरी फाइंडिंग करते हैं, इसमें सीबीसी करवाते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन जिसमें हेमोक्रेट और आरबीसी काउंट होता है और डब्ल्यूबीसी काउंट किया जाता है, और प्लेटलेट भी इसमें काउंट होते हैं। पॉलीसाइथेमिया में मेनली एचबी, हीमोक्रेट और आरबीसी काउंट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। पॉलीसाइथेमिया वेरा में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी इंक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, इसमें किया जाता है, और सीरम एरिथ्रोपोइटिन लेवल चेक किया जाता है, और जैक2 म्यूटेशन भी इसमें देखा जाता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में आपकी रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे अगर डिहाइड्रेशन है या फ्लूइड लॉस की वजह से, तो फ्लूइड बैलेंस करेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है। और सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, इसमें अंडरलाइंग कॉज ट्रीट करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रॉनिक हाइपोक्सिया है तो उस कंडीशन का अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट किया जाएगा, अगर स्मोकिंग रिलेटेड है तो स्मोकिंग सेसेशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं इसमें, ठीक है। ये आपके कुछ ट्रीटमेंट थे, जैसे सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, फ्लेबोटॉमी होता है, ठीक है, और डिसकंटिन्यू ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉजेज़, ये सब इसकी ट्रीटमेंट होती हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, स्ट्रोक,
हाइपर विस्कोसिटी और स्प्लेनोमेगाली और ब्लीडिंग, ये सब आपके कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रिवेंशन में स्मोकिंग अवॉइड करना है, ठीक है। क्रॉनिक लंग डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, ठीक। और क्या करना है इसमें, प्रिवेंशन में क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन का रेगुलर फॉलोअप रखना है, अननेसेसरी मेडिसिन या हार्मोन्स का यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये सब इसके प्रिवेंशन है। और अगर पॉलीसाइथेमिया ऑलरेडी डायग्नोस्ड हो चुकी है तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग रेगुलर सीबीसी और फॉलोअप करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमने ये अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ल्यूकेमिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूकेमिया। हमने अभी अपनी प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा सा उसका रिवीजन क्लास किया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ल्यूकेमिया क्या होता है, ठीक है। तो ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर है। क्या है ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर है, ठीक है। और ये ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू स्पेशली बोन मैरो, इस कंडीशन में एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन अनकंट्रोल्ड वे में होने लगती है, ठीक है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या है, एक ब्लड कैंसर है। चलिए, तो मैं आपको बता रही थी ल्यूकेमिया क्या है। ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर है, ठीक है। ये कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू स्पेशली बोन मैरो, ठीक है। ये क्या है, एक कैंसर है, ठीक है। और ये बोन मैरो का कैंसर है, ठीक है। स्पेशली ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ में होता है, यानी ल्यूकेमिया में मेनली उन टिश्यू को अफेक्ट करता है। ल्यूकेमिया क्या करता है, ल्यूकेमिया मेनली उन टिश्यू को इफ़ेक्ट करता है जहाँ हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। ल्यूकेमिया किसको अफेक्ट कर रहा है, जहाँ हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। और ब्लड सेल्स हमारे कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बोन मैरो की। तो बोन मैरो क्या है, बोन मैरो हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जहाँ ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो क्या है, बोन मैरो एक सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है जहाँ ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जहाँ पर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मली बोन मैरो में हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से डिफरेंट ब्लड सेल्स बनते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बोन मैरो में हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से डिफरेंट ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। ये स्टेम सेल्स आगे डेवलप होकर डिफरेंट ब्लड सेल्स बनाते हैं। ये स्टेम सेल्स क्या करते हैं, आगे डेवलप होकर डिफरेंट ब्लड सेल्स बनाते हैं। अब नेक्स्ट आपका आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, यानी लंग्स से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचाना आरबीसी का काम होता है। अब डब्ल्यूबीसी का भी काम देख लेते हैं। जब हम सबका काम देख ही रहे हैं तो डब्ल्यूबीसी का भी देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। क्या करती है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देती है, यानी बैक्टीरिया, वायरस और अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। अगर किसी ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाए और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो प्लेटलेट्स क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्या होता है, अगर किसी ब्लड वेसल्स में इंजरी हो गई, ठीक है, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो क्या होगा, प्लेटलेट क्लॉट फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम पढ़ रहे थे ल्यूकेमिया।
है ना। हमने अभी देखा कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इन सब का क्या काम होता है, हमने देख लिया अच्छे से। और ल्यूकेमिया क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, ल्यूकेमिया में क्या होता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है? ल्यूकेमिया में जेनेटिक चेंजेस की वजह से एबनॉर्मल ब्लड सेल डेवलप और रैपिडली मल्टीप्लाई करने लगते हैं। इसमें क्या होता है ल्यूकेमिया में? जेनेटिक चेंजेस की वजह से, ठीक है, इसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लड सेल्स डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है, और रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। इन एबनॉर्मल इमेच्योर सेल्स को कॉमनली ल्यूकेमिक ब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल इमेच्योर सेल्स को ल्यूकेमिक ब्लास्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, ल्यूकेमिक ब्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। ल्यूकेमिक ब्लास्ट, अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। ये एबनॉर्मल सेल्स बोन मैरो में बहुत लार्ज क्वांटिटी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। अब रैपिडली तो हो रहे हैं, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या होते हैं कि ये लार्ज क्वांटिटी में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? मैम ने बोला एक्यूमुलेट, तो एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का मतलब है एक जगह से एक जगह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाना, ठीक है। एक जगह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाना। जब एबनॉर्मल सेल्स बोन मैरो में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो नॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन सप्रेस होने लगती है। अब देखो क्या हुआ कि वहाँ पे जो बोन मैरो है उस जगह पे नॉर्मल ब्लड सेल अपना ब्लड सप्लाई चल रहा था, लेकिन जेनेटिक चेंजेस की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, एबनॉर्मली वहाँ पे ग्रोथ होने लग गई, एबनॉर्मली सेल मल्टीप्लाई होने लग गए जो इमेच्योर थे। अब इमेच्योर सेल्स को क्या था, एक जगह तो नहीं है कि मतलब छोटी सी जगह इन लोगों ने ले ली है तो वहीं पे ही रहेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा जगह वहाँ के ऑक्यूपाई करने लगे, मतलब कवर करने लग गए, अपना कब्जा जमाने लग गए उस जगह पे। तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, अब नॉर्मल सेल्स कहाँ जाएंगी? उनके लिए जगह कम होने लगती है, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो सप्रेस हो जाता है, फिर उनका प्रोडक्शन ही बंद होने लग जाता है धीरे धीरे। इसीलिए पेशेंट में 3 मेजर प्रॉब्लम डेवलप होती हैं। कौन सी? RBC कम होती है जिसकी वजह से अनीमिया होता है। नॉर्मल WBC फंक्शन कम हुआ तो इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, इन्फेक्शन तुरंत आपको पकड़ेगा, ठीक है। और प्लेटलेट्स कम हुए तो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। ये ल्यूकेमिया को समझने में बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। नेक्स्ट है आपका कॉजेस। अब है हम कॉजेस पे। कॉजेस क्या है? कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर दिया हुआ है। ल्यूकेमिया होता क्यों है ना। क्वेश्चन आता है कि मैम ल्यूकेमिया क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं ल्यूकेमिया का एग्जैक्ट कॉज क्या है, ल्यूकेमिया का एग्जैक्ट कॉज हर पेशेंट में आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर के डेवलपमेंट के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकता है। जैसे रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है? रिस्क फैक्टर का मतलब है कोई ऐसी कंडीशन या एक्सपोज़र जो डिज़ीज़ होने के चांस को इंक्रीज़ कर दे। जैसे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, कुछ जेनेटिक चेंजेस ल्यूकेमिया से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कुछ इनहेरिटेड कंडीशन में ल्यूकेमिया का रिस्क इंक्रीज़ होता है। इनहेरिटेड का मतलब है जो जेनेटिक कंडीशन पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो सकती है। इनहेरिटेड का मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है। रेडिएशन एक्सपोजर में क्या है कि हाई डोज आयोनाइजिंग रेडिएशन ल्यूकेमिया के रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। रेडिएशन एक्सपोजर क्या है? इसमें क्या होता है कि इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन ल्यूकेमिया के रिस्क को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब है ऐसी रेडिएशन जो सेल्स के DNA को डैमेज करती है।
क्या करती है, सेल्स के डीएनए को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सर्टेन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे जीन को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ल्यूकेमिया के रिस्क को एसोसिएटेड कर देते हैं। ठीक है, जैसे पर्टिकुलरली बेंजीन इम्पॉर्टेंट है इसमें, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म बेंजीन एक्सपोजर ल्यूकेमिया के रिस्क को एसोसिएटेड करते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। कुछ पेशेंट में प्रीवियस कैंसर ट्रीटमेंट के बाद थेरेपी रिलेटेड ल्यूकेमिया डेवलप होती है। जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, यानी कुछ पेशेंट में पहले कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद लेटर ल्यूकेमिया डेवलप होती है, हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक्सपोजर भी हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज के रिस्क को एसोसिएटेड करती है, मतलब हाई कर देती है। ठीक है, हेमाटोलॉजिकल कंडीशन होती है ये। नेक्स्ट है सर्टेन वायरल इन्फेक्शन। तो सर्टेन वायरल इन्फेक्शन कुछ स्पेसिफिक वायरस पर्टिकुलर ल्यूकेमिया या लिम्फोमा टाइप से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे HTLV-1, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1। ठीक है, HTLV-1 का फुल फॉर्म है ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1। ठीक है, ये पर्टिकुलर ल्यूकेमिया लिम्फोमा टाइप से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट है फैमिली एंड जेनेटिक फैक्टर। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम और फैमिली हिस्ट्री ल्यूकेमिया का रिस्क इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हर ल्यूकेमिया पेशेंट में एक डेफिनेट कॉज मिलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब है डिजीज़ को डिफरेंट ग्रुप या टाइप में डिवाइड करना। ल्यूकेमिया को ब्रॉडली 2 वेज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन, यानी डिजीज़ कितनी रैपिडली प्रोग्रेस करती है। इस बेसिस पर ल्यूकेमिया 2 टाइप का होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रॉनिक ल्यूकेमिया। ठीक है, acute ल्यूकेमिया रिलेटिवली रैपिडली प्रोग्रेसिंग कंडीशन है। इसमें इमेच्योर सेल यानी ब्लास्ट रैपिडली इंक्रीज करते हैं। एक्यूट ल्यूकेमिया के मेन टाइप हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है, और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है, ये इसके 2 टाइप हैं। अब है क्रॉनिक ल्यूकेमिया जनरली स्लोअर प्रोग्रेशन शो करता है। ठीक है, इसके मेन टाइप हैं क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ये क्रॉनिक के टाइप हैं, वो एक्यूट के टाइप थे। ठीक है, इसीलिए एक्यूट लिम्फोइड और एक्यूट माइलॉइड, क्रॉनिक लिम्फोइड और क्रॉनिक माइलॉइड, ये 4 नेम्स आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैथोफिजियोलॉजी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये रही। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है आपके कि डिजीज़ बॉडी में कैसे डेवलप होती है और उसकी वजह से बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। तो नॉर्मली बोन मैरो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल कंट्रोल मैनर में डिवाइड और डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट का मतलब है इमेच्योर सेल का मैच्योर स्पेशलाइज्ड सेल में डेवलप होना। लेकिन ल्यूकेमिया में एक जेनेटिक म्यूटेशन या
मॉलिक्यूलर एबनॉर्मलिटी सेल के ग्रोथ और म्यूटेशन को अफेक्ट कर देती है। ठीक है, अब ये क्या होता है तो इसको धीरे धीरे हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे जेनेटिक म्यूटेशन इन हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, मतलब जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। सबसे पहले हेमाटोपोइटिक सेल में जेनेटिक या मॉलिक्यूलर चेंजेस डेवलप होता है। उसके बाद एबनॉर्मल सेल अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल इमेच्योर डब्ल्यूबीसी ब्लास्ट। ठीक है, फिर क्या होता है, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मैनर में मल्टीप्लाई करने लगते हैं। ठीक है, प्रोलिफरेशन भी करते हैं। ठीक है, सेल का रैपिडली मल्टीप्लाई होने लग जाता है इसमें। इसके बाद होता है ब्लास्ट एक्यूमुलेशन। स्पेशली अक्यूट ल्यूकेमिया में इमेच्योर ब्लास्ट सेल बोन मैरो और ब्लड में एक्यूमुलेट करते हैं, यानी एबनॉर्मल इमेच्योर सेल्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती है और वो धीरे धीरे और भी इंक्रीज़ होती जाती है। नॉर्मल हिमेटोपोइसिस सप्रेस्ड। अब एबनॉर्मल सेल बोन मैरो की स्पेस ऑक्यूपाई करने लगते हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, उनकी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी स्पेस को ऑक्यूपाई करने लगे, मतलब कि जगह बनाने लग गए, उनको जगह अब नहीं दे रहे हैं रहने की। ठीक है, इससे नॉर्मल आरबीसी, प्लेटलेट और फंक्शनल डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन क्या होता है, डिक्रीज़ होने लग जाता है। जब एबनॉर्मल लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे तो नॉर्मल लोग कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है जब नॉर्मल जो सेल्स हैं वो तो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब वहाँ पे और ज़्यादा इमेच्योर सेल्स आने स्टार्ट हो गई, ठीक है, जिनको किसी भी चीज़ की बुद्धि नहीं है, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, अब ये लोग आना स्टार्ट हो गए तो इनकी जगह भी ये लोग ऑक्यूपाई करने लग गए। तब क्या होंगे, नॉर्मल सेल डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट का प्रोडक्शन इसी जगह पे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, आरबीसी डिक्रीज़ होती है जिसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, और एनीमिया की वजह से क्या क्या होता है, पेशेंट को फटीग होता है, वीकनेस होती है। ठीक है, और प्लेटलेट डिक्रीज़ हुआ तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब इसमें क्या होता है, ब्रूइसिंग या फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉर्मल इम्यून फंक्शन इम्पेयर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, पेशेंट को इसमें क्या होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है और ल्यूकेमिक सेल ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में इनफिल्ट्रेट कर सकती हैं। ठीक है, इसीलिए लिम्फ नोड, स्प्लीन और लीवर इनलार्ज होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है अनीमिया, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग। ठीक है, ये आते हैं सिम्टम ड्यू टू एनीमिया। और एनीमिया की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, तो एनीमिया की वजह से आपको सिम्टम्स आते हैं फटीग, वीकनेस, पैरलर और ब्रीथलेसनेस, रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस, ये सब होता है। सिम्टम्स ड्यू टू इन्फेक्शन तो फीवर, रिकरेंट इन्फेक्शन और सोर थ्रोट, जनरल वीकनेस, ये सब होते हैं। और अगर बात करें सिम्टम ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो इसकी वजह से ईजी ब्रूइशिंग, ठीक है, और पैचीज और नोज़ ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, ये सब होते हैं। पटैकी, ठीक है, और पटैकी स्मॉल रेड और पर्पल स्पॉट होते हैं जो स्किन पर ब्लीडिंग की वजह से अपीयर होते हैं। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का मतलब है ब्लीडिंग का नॉर्मल से ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रहना। ठीक है, अदर सिम्टम्स में बोन और जॉइंट पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस होता है, इनलार्ज लिम्फ नोड और स्प्लेनोमेगैली और हिपैटोमेगैली, ये सब कंडीशंस होती हैं। स्प्लेनोमेगैली में क्या होता है, इसका मतलब है स्प्लीन का एनलार्जमेंट होना। ठीक है, हिपैटोमेगैली में इसका मतलब होता है लीवर का एनलार्ज होना।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस में हम लोग क्या क्या करते हैं? डायग्नोसिस में सीबीसी, ठीक है, सीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हम हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इवेलुएट करते हैं। ल्यूकेमिया में आरबीसी एबनॉर्मल होता है, लेकिन हाई डब्ल्यूबीसी काउंट ल्यूकेमिया का ऑटोमेटिक प्रूफ नहीं है। कुछ ल्यूकेमिया पेशेंट में डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल या लो भी होता है, इसीलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। एबनॉर्मल या इमेच्योर सेल इंक्लूडिंग ब्लास्ट आइडेंटिफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट है बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी। इसमें ये ल्यूकेमिया एवेलुएशन का वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। बोन मैरो का सैंपल लेकर एबनॉर्मल सेल पॉपुलेशन को इवेलुएट किया जाता है। एस्पिरेशन और बायोप्सी और फॉलोअप सिप्टोमेट्री। फॉलोअप सिप्टोमेट्री में क्या होता है? एबनॉर्मल सेल की इम्यूनोफेनोटाइप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इससे लिम्फॉइड और मिलॉइड लीनेज को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है साइटोजेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर टेस्ट। इसमें साइटोजेनेटिक क्या होता है? क्रोमोसोमल और मॉलिक्यूलर एबनॉर्मेलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अदर इन्वेस्टिगेशन। तो अदर इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग एडिशनल बायोकेमिकल और इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, स्टेम सेल, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे दिए जाते हैं। ये आपके ट्रीटमेंट में है, ठीक है। ये सब आपका ट्रीटमेंट में। कॉम्प्लिकेशन में क्या है? कॉम्प्लिकेशन में सीवियर अनीमिया, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम्स और ऑर्गेनोमेगैली, स्प्लीन, लीवर इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, और ल्यूकोस्टेसिस, ठीक है, स्पेशली इन AML। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेशन टू एक्यूट ल्यूकेमिया इन क्रोनिक टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसमें आपको मॉनिटर करना होता है वाइटल साइन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना होता है, मॉनिटर ब्लीडिंग, न्यूट्रिशन, फ्लूइड बैलेंस, रेस्ट एंड एक्टिविटी, इमोशनल सपोर्ट और ट्रीटमेंट एजुकेशन, ठीक है। ये सब आपको करना ज़रूरी होता है। तो आज हमने ल्यूकेमिया पढ़ा, ठीक है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया, ठीक है क्लास। तो आज हम क्लास अपनी यहीं तक ही रखते हैं। क्लास एंड करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और आप उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अपनी मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं, और इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी फ़ीस आपकी 25,000 है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जो आपको ये नंबर दिख रहा है, कॉर्नर पे नंबर दिख रहा होगा ना, इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।